सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं दी नॉर्थमैन के बारे में। यह कहानी है बदले की, कि कैसे एक बेटा अपने परिवार का बदला लेने के लिए 20 साल तक अपने आप को तैयार करता है और वो अपने आप को इंसान से राक्षस में तब्दील कर लेता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक राज्य का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है एमलेथ। और एमलेथ यहाँ के राजा का बेटा है जिसका नाम है ऑरवंडिल। और एमलेथ जैसे ही देखता है कि उसके पिता घर आ रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और भागता हुआ जाता है अपनी माँ के पास। एमलेथ की माँ का नाम है गुड्रेन, लेकिन वो जैसे ही अपने माँ के कमरे में दाखिल होता है, उसकी माँ उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बिना पूछे मेरे कमरे में मत आया करो। और इतना कहने के बाद वो भी एमलेथ के साथ बाहर आती है। तभी यहाँ पर राजा चला आता है और वो अपनी पत्नी और बच्चे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तब गुड्रेन अपने पति से पूछती है कि उसका भाई कैसा है। ऑन्ड्रिल का एक भाई है जिसका नाम है फ्योनीर, और गुड्रेन अभी उसी के बारे में पूछ रही है। तब ऑन्ड्रिल कहता है कि वो जल्दी ही यहाँ पे आएगा। और इतना कहने के बाद ये सारे लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और यहाँ पे ऑन्ड्रिल एमलेथ को एक नेकलेस देता है जो वो रणभूमि से लेकर के आया हुआ है और ये सारे लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी यहाँ पे फ्योनीर आता है, यानी कि ऑन्ड्रिल का भाई, और वो अपने भाई से बातें कर रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ लोग मजाक करने लगते हैं और फ्योनीर इन बातों को सुन लेता है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब ऑन्ड्रिल उसे संभालता है और कहता है कि ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ अंदर चला जाता है। तब वो अपनी पत्नी को बताता है कि वो कितना ज्यादा घायल है और वो शायद ना बचे, इसीलिए वो गोंड्रिन से कहता है कि मुझे लगता है कि अब एमलेथ को हमें राजा घोषित कर देना चाहिए। तब इस बात को सुन के गोंड्रिन कहती है कि अभी वो बस एक छोटा बच्चा है और हमें उस पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी नहीं डालनी चाहिए, इसीलिए तुम इसके बारे में सोचना बंद कर दो। और इतना कहने के बाद गोंड्रिन अपने पति के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ऑरवांडिल उसे मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर वह एमलेथ को लेता है और उसे लेकर के जाता है एक बड़े से मंदिर में और इस मंदिर की गुफा के अंदर में जाने लगता है। और देखते ही देखते यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनुष्ठान शुरू हो जाता है जिसमें ये सारे लोग जानवरों की तरह रेंग रहे होते हैं और अपने आप को एकदम जानवर बना लेते हैं और जानवरों की तरह खाते भी हैं। तब ऑरवांडिल एमलेथ को कहता है कि मैं भी बचपन में बहुत कमजोर हुआ करता था, तब मेरे पिता मुझे इस अनुष्ठान में लेकर के आए थे और तब से मेरी जिंदगी बदल गई और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी और तुम कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझोगे। फिर एमलेथ के दिमाग में ये सारी बातें बस जाती हैं और वो अनुष्ठान में भाग लेने लगता है और धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि वो ताकतवर होते जा रहा है। फिर जल्दी ये अनुष्ठान खत्म हो जाता है और अगले दिन सुबह सुबह एमलेथ अपने पिता के साथ घूमने लगता है। लेकिन जब ये लोग बाहर होते हैं तभी अचानक इन पे तीर चलने लगता है और एक तीर आकर के लगता है ऑरवांडिल को। तब ऑरवांडिल एमलेथ को कहता है कि यहाँ से भागो और एमलेथ यहाँ से भागने लगता है। तभी ऑरवांडिल के सामने बहुत सारे दुश्मन आते हैं। फिर हम यहाँ पे इन सारे लोगों के मुखिया को देखते हैं और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्योनीर है, ऑरवांडिल का भाई। फिर वो ऑरवांडिल को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ऑरवांडिल की आंखों में मौत का कोई भी खौफ नहीं होता, इसीलिए वो फ्योनीर की आंखों में आंखें डाल करके कहता है कि मुझे मार देने से तुम राजा नहीं बन जाओगे, क्योंकि धोखे से राजा को मार के कभी भी राजगद्दी नहीं ली जाती। लेकिन फ्योनीर इन बातों को नहीं सुनता। वो अपने तलवार को उठाता है और वो ऑरवांडिल के सर को काट देता है। फिर अपने आदमियों को कहता है कि जाकर के एमलेथ को ढूंढो और उसे मार दो। तब इस बात को सुनने के बाद एमलेथ यहाँ से भागने लगता है और वो जाकर के एक पेड़ के नीचे छुप जाता है और बहुत देर तक वहीं पे छुपा रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि सारे लोग जा चुके हैं, इसीलिए वो अंदर से बाहर आता है। तभी फ्योनीर का एक आदमी उस पर हमला कर देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी एमलेथ अपनी चाकू निकालता है और वो उस आदमी के नाक को काट देता है और फिर से यहाँ से भागने लगता है और भागते भागते पहुंचता है अपने गाँव में। तब वो देखता है कि फ्योनीर के लोगों ने यहाँ पे कत्लेआम मचा रखा है और वो सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहे हैं। तभी एमलेथ अपनी माँ को देखता है और उसे पता लगता है कि फ्योनीर उसकी माँ को उठा करके ले जा रहा है और एमलेथ जानता है कि वो अभी अपनी माँ को नहीं बचा पाएगा, इसीलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। तभी वही आदमी यहाँ पे आता है जिसकी नाक एमलेथ ने काटी थी और वो आकर के फ्योनीर से कहता है कि मैंने एमलेथ को मार दिया, और उसकी लाश बह करके यहाँ से दूर चली गई। तभी हम एमलेथ को देखते हैं जो एक नाव में बैठ करके यहाँ से भाग रहा होता है और वो जाते वक्त कहता है कि वो अपने पिता का बदला लेगा और वो अपनी माँ को आजाद करवाएगा। और इन शब्दों को बोलता हुआ वो यहाँ से निकल जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 20 साल का वक्त बीत जाता है। तब हम फिर से एमलेथ को देखते हैं और अब एमलेथ जवान हो चुका है और वो वाइकिंग्स के साथ रहता है और वो उनकी सेना का हिस्सा बन चुका है। फिर देखते ही देखते सारे वाइकिंग्स एक गांव पे हमला करते हैं और वो यहाँ के सारे लोगों को चुन चुन के मारते हैं, खास करके यहाँ के राजा के जितने भी सेना वाले होते हैं। और यहाँ पर हम एमलेथ का असली रूप देखते हैं कि वो कितना खतरनाक हो सकता है और वो कितना बेरहम है। फिर देखते ही देखते ये लोग सारे लोगों को मार देते हैं। तब वाइकिंग समूह का मुखिया आता है एमलेथ के पास और उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और कहता है कि तुम एक बहुत ही बहादुर योद्धा हो। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और रात में एमलेथ पहुंचता है एक जले हुए घर के अंदर। तब उसकी मुलाकात होती है सीरेस से। सीरेस एक आत्मा है
और सीरियस उसी मंदिर का हिस्सा है जिसमें एमलेथ ने बचपन में अनुष्ठान किया था अपने पिता के साथ। इसीलिए अब सीरियस एमलेथ को उसके आखिरी आंसू का खतरा देती है और कहती है कि तुम्हें अपने कसम को नहीं भूलना चाहिए। तुमने कभी शपथ ली थी कि तुम अपने राज्य का साथ कभी नहीं छोड़ोगे और अपने पिता के मौत का बदला लोगे। इसीलिए तुम्हें नॉर्दर्न आइलैंड की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पिता का कातिल वहीं पे है, यानी कि फियोनीर। फिर इन बातों को सुनने के बाद एमलेथ एक बार फिर से तैयार हो जाता है अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए। फिर अगली सुबह एमलेथ यहाँ से निकलने लगता है फियोनीर को ढूंढने के लिए। तब उसे पता लगता है कि फियोनीर ने इसके पिता का राज्य को कब का छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पे किसी और राजा ने हमला कर दिया था। इसीलिए फियोनीर अब आइसलैंड में रहता है और यहाँ के कुछ गुलामों को आइसलैंड ही भेजा जा रहा है फियोनीर के पास। और जैसे ही एमलेथ इन बातों को सुनता है वो समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। इसीलिए वो एक गुलाम के कपड़े पहनता है और पानी में तैरता हुआ उस बोट के पास जाता है जिसके अंदर सारे के सारे गुलाम है और जल्दी ही बोट के अंदर जाकर के बैठ जाता है। तब यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है ओल्गा और ओल्गा भी एक जादूगरनी है। इसीलिए ओल्गा यहाँ पे एमलेथ को पहचान जाती है और कहती है कि तुम कोई भी गुलाम नहीं हो, तुम एक नॉर्थमैन हो और तुम फियोनीर के पास क्यों जा रहे हो, उसकी भेड़ चराने के लिए। तब एमलेथ कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पर भेड़िए की तरह शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। तभी समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान चला आता है और इनकी नाव डूबने लगती है। तब ओल्गा और एमलेथ एक दूसरे की मदद करते हैं और ये दोनों जिंदा बच जाते हैं और देखते ही देखते सुबह में उस आइलैंड पे पहुंचते हैं जहाँ पे फियोनीर रहता है। तब रास्ते में जाते समय फियोनीर ओल्गा को सारी बातें बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आया हुआ है। तभी हम यहाँ पे फियोनीर को देखते हैं और फियोनीर के साथ उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है गुनार और यहाँ पे फियोनीर का दूसरा बेटा भी होता है जिसका नाम है थोरीर और थोरीर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है। तभी सारे गुलामों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और एमलेथ को पता लगता है कि इन सबको बेच दिया जाएगा, लेकिन एमलेथ यहीं पे रहना चाहता है। इसीलिए वो एक दूसरे गुलाम से लड़ जाता है और सबको अपनी ताकत दिखाता है और फियोनीर इस चीज से प्रभावित होता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं इस गुलाम को अपने पास रखूंगा। तभी फियोनीर की नजर पड़ती है ओल्गा पे और वो उसकी खूबसूरती पे फिदा हो जाता है। इसीलिए वो ओल्गा को भी यहीं पे रख लेता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और ये लोग रोज ऐसे ही एमलेथ से काम करवाते हैं। इसी बीच एमलेथ जाता है घर के अंदर। तब वहाँ पे वो अपनी माँ को देख करके चौंक जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ यहाँ पे बाल बना रही है फियोनीर की। तब उसे पता लगता है कि फियोनीर ने उससे शादी कर ली है। इसीलिए अब एमलेथ बाहर आकर के ओल्गा को सारी बातें बताता है कि मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा था और मुझे मेरी माँ यहाँ पे मिल गई, अब मुझे कैसे भी उसे आजाद करवाना है। तब ओल्गा कहती है कि अगर मैं गायब हो जाऊं तब क्या तुम मुझे ढूंढने आओगे। और अभी एमलेथ इस बात का जवाब देता उससे पहले फियोनीर के लोग यहाँ से ओल्गा को लेकर के चले जाते हैं। तभी रात में एमलेथ को फिर से तस्वीरें नजर आने लगती हैं और उसे एक आदमी दिखता है और वैसा ही अनुष्ठान। और वो आदमी बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों ने हाइमीर को भी मार दिया। हाइमीर वही आदमी है जिसने इसके और इसके पिता का अनुष्ठान करवाया था। इसीलिए वो हाइमीर का कटा हुआ सर दिखाता है और वो फिर से अनुष्ठान करने लगता है। तब हाइमीर यहाँ पे बोलने लगता है और वो एमलेथ को कहता है कि तुम्हें बदला लेने के लिए एक तलवार की जरूरत है। और इतना कहने के बाद वो एक तलवार के बारे में बताता है जो तलवार किसी का भी सर धड़ से अलग कर सकती है, लेकिन उस तलवार को पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उस तलवार को पाने के लिए इसे नर्क के द्वार पे जाना पड़ेगा, वो भी आधी रात में। और वो नर्क का द्वार यहीं के हील के पास है, लेकिन अभी वो तलवार है माउंट ड्वेलर के पास। इसीलिए एमलेथ को पहले उसे लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन अब एमलेथ हर चीज के लिए तैयार है। इसीलिए वो रात में जाता है हील पे। तब उसे ड्वेलर की लाश मिलती है और उस लाश के हाथ में वो तलवार होता है जिसका नाम है ड्रॉगर। तब एमलेथ उस तलवार को छूता है। तभी ड्वेलर फिर से जिंदा हो जाता है और वो एमलेथ पे हमला कर देता है, लेकिन एमलेथ भी अपनी पूरी ताकत लगा करके उससे लड़ता है, लेकिन ड्वेलर को हराना इतना आसान नहीं है। तभी एमलेथ को पता लगता है कि ड्वेलर कभी भी रोशनी में नहीं आता, इसीलिए वो छल से उसे रोशनी में लाता है। तब ड्वेलर बेजान पड़ने लगता है और एमलेथ इस चीज का फायदा उठाता है और ड्वेलर का सर धड़ से अलग कर देता है और तलवार लेकर के वापस आ जाता है और उस तलवार को छुपा देता है। तभी हम फियोनीर को देखते हैं जो पहुंचता है ओल्गा के पास, लेकिन ओल्गा उस पर चिल्लाने लगती है और अपने खून को अपने चेहरे पे लगाने लगती है और इस चीज को देख करके फियोनीर यहाँ से चला जाता है। तब अगले दिन एमलेथ पहुंचता है ओल्गा के पास और कहता है कि मुझे दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार मिली है और अब से मैं इनका जीना हराम करने वाला हूँ। एक शैतान आत्मा की तरह मैं दिन रात इनके ऊपर मर रहूंगा और जिस दिन मुझे सही मौका मिलेगा उस दिन मैं अपने पिता का बदला लूंगा। फिर अगले दिन हम बगल वाले फार्म के लोगों को देखते हैं और यहाँ पे एक खेल हो रहा होता है और इस खेल को दोनों फार्म के गुलाम खेलेंगे, लेकिन फियोनीर ने आज से पहले इस गेम को कभी नहीं खेला है, इसीलिए वो कई बार लड़खड़ाता है, लेकिन अंत में उसे गेम समझ में आ जाता है। लेकिन इस बीच गुनार बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है और वो चाहता है कि उसका फार्म कैसे भी जीते। फिर अंत में इस खेल में 2 ही लोग जिंदा बचते हैं और इनके फार्म की तरफ से एमलेथ होता है, इसीलिए ये लोग फिर से खेलने लगते हैं। लेकिन अब गुनार अपने आप को नहीं रोक पाता है, इसीलिए वो बॉल को उठा करके भागने लगता है गोल की तरफ। तभी उस फार्म का गुलाम पकड़ लेता है गुनार को
और उसे जोर से नीचे पटक देता है। तब गुनार बेहोश हो जाता है। फिर वो गुलाम उसे मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे हेमलेट आ जाता है और वो बड़ी ही बेरहमी के साथ उस गुलाम को मारता है। तब सारे लोग इस चीज को देख करके बहुत प्रभावित होते हैं और रात में थॉरिर आता है हेमलेट के पास और कहता है कि तुमने मेरे भाई की जान बचाई है और हमें उस खेल में भी जिताया है, इसीलिए अब से तुम्हें प्रमोट किया जाता है, इसीलिए तुम सारे गुलामों के मुखिया हो और अब तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर देना पड़ेगा और उसके साथ साथ तुम यहाँ की किसी भी औरत को चुन सकते हो अपने साथ रात बिताने के लिए। तब हेमलेट जाता है यहाँ पे ओल्गा के पास और ये दोनों साथ रात बिताते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हेमलेट अपना कमाल दिखाना शुरू करता है और वो सबसे पहले थोरिर के सारे दोस्तों को मारता है और उनके कटे हुए अंगों को दीवार पे लटका देता है। तब जैसे ही थोरिर इस चीज को देखता है वो पागल होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। तब फ्योनिर उसे संभालने की कोशिश करता है और वो जल्दी ही यहाँ के पादरी को बुलाते हैं। तब वो लाशों को देखने के बाद कहती है कि इनका कत्ल एक तलवार से किया गया है और वो तलवार खून की प्यासी है, इसीलिए उस शैतान को रोकने के लिए हमें बलि देनी पड़ेगी। फिर सारे लोग बलि की तैयारी करने लगते हैं और इन्हें गुलाम की बलि दी जाएगी। तब इस चीज को देखने के बाद हेमलेट ओल्गा से कहता है कि अब मुझे थोड़े दिनों तक लोगों को मारना बंद करना पड़ेगा वरना ऐसे ही गुलामों की बलि दी जाएगी। इसलिए वो रात में एक गुलाम को लाते हैं और उसकी बलि देने ही वाले होते हैं। तभी इन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं और इन आवाजों को सुनने के बाद फ्योनिर का कुत्ता पागल होने लगता है और वो फ्योनिर पर ही हमला कर देता है। इसलिए फ्योनिर उसे मार देता है और अपने आदमियों को लेकर के बाहर निकलता है ढूंढने के लिए कि आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तभी हम हेमलेट को देखते हैं और ये सारी आवाजें हेमलेट निकाल रहा था। लेकिन अब हेमलेट को मौका मिल जाता है उस अनुष्ठान वाली जगह पे जाने का जहाँ पे उस लड़की की बलि दी जा रही है, इसीलिए वो उस लड़की को बचा लेता है। फिर फ्योनिर जाता है उस अनुष्ठान वाले कमरे में। तब वो देखता है कि यहाँ पे पादरी की लाश लटक रही है, इसीलिए अब फ्योनिर भी परेशान होने लगता है और सुबह में सारे के सारे गुलामों को हथियार देता है और कहता है कि वो हमेशा ही फार्म की रखवाली करेंगे। लेकिन रात में जब सारे गुलाम खाना खाने वाले होते हैं तब उनके खाने में नशीली दवाइयां मिला देता है हेमलेट, इसीलिए सारे के सारे गुलाम पागल होने लगते हैं। तब हेमलेट जाता है घर के अंदर और वो जाकर के अपनी माँ से मिलता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि वो उसे जल्दी ही आजाद करवाएगा और अपने पिता के मौत का बदला लेगा। तब गुंड्रिन बताती है कि उसने कभी भी और वांडिल से प्यार नहीं किया, वो हमेशा ही फ्योनिर को चाहती थी और उसने ही फ्योनिर को कहा था कि वो अपने भाई को मार दे और वो नया राजा बन जाए और उसने ये भी कहा था कि वो और वांडिल के बेटे को मार दे, यानी कि तुम्हें। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद हेमलेट पागल हो जाता है और कहता है कि अगर मेरे पिता के मौत में आपका भी हाथ था तब मैं आपको भी मारूंगा। तब गुंड्रिन आने लगती है हेमलेट के पास और वो उसके करीब जाने लगती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम फ्योनिर को मारो और उसके बाद मेरे राजा बन जाओ। और इतना कहने के बाद वो हेमलेट को किस करने की कोशिश करती है और इसी बीच उसका तलवार भी छीनती है। लेकिन हेमलेट अपने आप को बचाता है और वो गुंड्रिन को कहता है कि वो जल्दी ही वापस आएगा और वो फ्योनिर को मारेगा और उसके साथ साथ इसे भी मारेगा। और इतना कहने के बाद वो बाहर जाता है थोरिर के पास और थोरिर की हत्या कर देता है। फिर ओल्गा को जाकर के पूरी बात बताता है और कहता है कि यहाँ से जाने के लिए तैयार रहो, कभी भी मैं सबका खात्मा करूंगा और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तभी सुबह में फ्योनिर को अपने बेटे की लाश मिलती है, लेकिन वो देखता है कि उसके बेटे का कलेजा निकाल लिया गया है, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। तभी गुंड्रिन आती है फ्योनिर के पास और उसे पूरी बात बताती है कि हेमलेट ने मारा है हमारे बेटे को, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी हेमलेट को मारो। इसीलिए अब फ्योनिर अपने सारे के सारे गुलामों को बुलाता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है और अंत में वो ओल्गा को मारने ही वाला होता है और वो थोरिर का कलेजा दिखाता है। तब फ्योनिर अपने सारे आदमियों को भेजता है हेमलेट के पास और हेमलेट एक एक करके उन्हें मारने लगता है और मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तब अंत में फ्योनिर की सेना वाले उसे घायल करने लगते हैं और इसी बीच ओल्गा यहाँ से भाग जाती है। तब फ्योनिर जाता है हेमलेट के पास और वो अपने बेटे का कलेजा ले लेता है। तब हेमलेट कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि ये कलेजा तुम्हारे बेटे का ही है। तब इस बात को सुनने के बाद फ्योनिर और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो टॉर्चर करने लगता है हेमलेट को और कहता है कि बताओ मेरे बेटे का कलेजा कहाँ पे है। लेकिन हेमलेट कुछ भी नहीं बताता। तब ये लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी यहाँ पे एक रेवन आता है और रेवन के इसके पिता का रूप माना जाता था, इसीलिए वो रेवन यहाँ पे हेमलेट के हाथों को खोल देता है और हेमलेट यहाँ से भाग जाता है। तभी हम फ्योनिर को देखते हैं जो थोरिर का अंतिम संस्कार कर रहा होता है और वो कसम खाता है कि वो अपने बेटे का बदला जरूर लेगा, इसीलिए वो उसी कमरे में आता है जिस कमरे में हेमलेट था। लेकिन वो देखता है कि अब हेमलेट यहाँ से भाग चुका है। तभी हम हेमलेट को देखते हैं ओल्गा के साथ और वो ओल्गा के साथ रहने का वादा करता है और ये दोनों यहाँ पर निश्चय करते हैं कि यहाँ से दूर चले जाएंगे और ये लोग हेमलेट के एक रिलेटिव के पास जाएंगे। इसीलिए जल्दी ये दोनों जाकर के बैठ जाते हैं एक नाव में। तब यहाँ पे हेमलेट को पता लगता है कि ओल्गा प्रेग्नेंट है, वो भी 2 बच्चों के साथ। तब इस बात को सुनते ही हेमलेट चौंक जाता है और कहता है कि जब तक फ्योनिर जिंदा है वो मेरे बच्चों को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा उसका खात्मा करने के लिए। और इतना कहने के बाद वो अपनी पिता की अंगूठी देता है नाव वाले को और बताता है कि ओल्गा को कहाँ लेकर के जाना है। और इतना कहने के बाद वो पानी में कूद जाता है और ओल्गा उसे रोकने की ऐसे ही कोशिश करती रहती है, लेकिन हेमलेट यहाँ से निकल जाता है और वो रात में पहुंचता है फ्योनिर के फार्म में और वो एक एक करके उसके सारे नौकरों और सेना वालों को मारने लगता है और जल्दी ही जाता है कमरे में जहाँ गुंड्रिन उस पर हमला कर देती है। तब हेमलेट उसे भी मारता है। तभी यहाँ पे गुनार आ जाता है और वो हमला कर देता है हेमलेट पे और गलती से हेमलेट यहाँ पे गुनार को भी मार देता है, जिसे वो कभी
कभी भी मारना नहीं चाहता था। तब यहाँ पे फ्योनीर आता है और वो अपनी पत्नी और बेटे की लाश को देखता है, इसीलिए वो टूटने लगता है और वो फ्योनीर पे हमला नहीं करता बल्कि उन दोनों की लाशों को उठा लेता है ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन फ्योनीर यहाँ पे हैमलेट को कह के जाता है कि वो उसे नर्क के द्वार पे मिलेगा, इसीलिए अब फ्योनीर भी निकल पड़ता है नर्क के द्वार के लिए। और वो जैसे ही नर्क के द्वार पे जाता है वो अपनी माँ और भाई के लाशों को देखता है, इसीलिए वो शोक मनाता है और वो अपने प्यार को जाहिर करता है इन दोनों के लिए। लेकिन एक बार फिर से वो अपने तलवार को उठाता है और चला जाता है ज्वालामुखी के पास, जहाँ पे फ्योनीर उस पे हमला कर देता है और इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। कभी हैमलेट फ्योनीर को मारता है तो कभी फ्योनीर हैमलेट को मारता है और दोनों में से कोई भी किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। और थोड़े समय के बाद ये दोनों घायल हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। तब हैमलेट फ्योनीर के सर को धड़ से अलग कर देता है, लेकिन मरने से पहले फ्योनीर ने भी अपने तलवार को घुसा दिया था हैमलेट के छाती में, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और हम देखते हैं कि ओल्गा अभी भी सुरक्षित है अपने दोनों बच्चों के साथ। फिर यहाँ पे वेल्किरी आती है और वो हैमलेट की आत्मा को लेकर के चली जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।